गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पे। और आज हम लोग इस चैनल पर मॉडल प्रैक्टिस सेट का नंबर 6 प्रैक्टिस सेट को डील करेंगे। और अगर आप सब लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसमें क्वेश्चन है हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 में देश में औसत रही। देश में मुद्रास्फीति कितनी रही हेडलाइन सीपीआई के अनुसार? तो इसमें मुद्रास्फीति रही थी 6.6%, जो कि दिसंबर 2020 में यह 4.6 के प्रतिशत के स्तर पर रही थी। ऐसा इस तरह का होने की वजह से, मतलब यह मुद्रास्फीति इस तरह का रहने का मेन जो कारण था वह था खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से। ऐसा रहा था खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से, जो कि वर्ष 2020-21 में 9.1% था। सब्जी के दामों में वृद्धि से भी ऐसा हुआ है। वर्ष 2020-21 में देश में सीपीआई से मुद्रास्फीति का मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था। इसका योगदान कितना था? तो खाद्य और पेय समूह का योगदान जो है यह इस समय 59% था। ठीक है, इसका मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था, जो कि 2019-20 में 53.7% था। 53.7%, जो कि 2021 में 59.0% हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा। भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार का कुल व्यय 2020-21 में कितना है? तो भारत सरकार का 2020-21 में कुल व्यय जो है यह 30.42 लाख करोड़ रुपए है। 30.42 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का यह 13.5% है। 13.5%। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों में संलग्न है? 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो देश की लगभग 54.6% जनसंख्या जो है वह कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। नेक्स्ट है अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि में भारत से सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश से रहा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से हमारा सबसे ज़्यादा वस्तुगत निर्यात हुआ था वर्ष अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि में। ठीक है, जो कि यह निर्यात की मात्रा कितनी थी? यह लगभग 18% थी। ठीक है, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि में भारत में वस्तुगत आयात सर्वाधिक किस देश से रहा? तो यूएसए हो गया। सॉरी, इसमें वस्तुगत आयात पूछा जा रहा है। निर्यात था यूएसए से और आयात की बात करें तो यह चीन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय स्टेट बैंक की किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था और यह डेट थी 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में है। मुंबई सेंट्रल। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है मध्य रेलवे की स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 को। ठीक है, मध्य रेलवे की स्थापना 5 नवंबर 1951 को हुआ था और मुंबई सेंट्रल में इसका मुख्यालय है। भारत में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग मध्य भारत में केंद्रीकृत है। ठीक है, आंसर हो जाएगा मध्य भारत की पेटी में। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं,
विशेष संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी नहीं और भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा भी नहीं। सॉरी, ये भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा तो हुआ था, ये 49 डेट दे दिया है इसलिए गलत है। तो 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ था। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध है? भूगोल से है क्वेश्चन नंबर 11। तो ग्रैंड बैंक और डागर बैंक जो है मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात मछलियों के लिए, और यह अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर और कनाडा में स्थित है। ग्रैंड बैंक और डागर बैंक जो कि मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है यह 7500 किलोमीटर के आसपास है तकरीबन। यह है 7516.6 किलोमीटर। तो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग है 7500 किलोमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं भारत में पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यह कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक भागों पर पाई जाती है। यह लगभग 33.5% भागों पर पाई जाती है, अर्थात 33.5%। भारत के कुल 33.5% भाग पर कछारी या फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन से हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? मतलब सबसे अधिक जनसंख्या यानी कि लगभग 2/3 जनसंख्या कहाँ कौन से मतलब कि कहाँ पे स्थित दिखाई देता है? तो यह आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या वास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत अवस्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है ये 3 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले भी उस स्थान पर बहती रही हैं। इन नदियों को इसीलिए पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। पूर्ववर्ती से मतलब यही है कि जो कि हिमालय से पहले भी ये नदियां अस्तित्व में थी। ठीक है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। ये 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आगे है, भारत में सूची 1, जो कि सूची 1 में वन के प्रकारों का दिया गया है उल्लेख, और सूची 2 प्रदेशों की संख्या, अर्थात कौन से वन किस प्रदेश में स्थित है उसका संबंध बताना है, मैचिंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वन प्रकार और प्रदेश। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है यह है शिलोंग पठार और सह्याद्री में स्थित है। ठीक है, और मानसून वन जो है यह छोटा नागपुर पठार और शिवालिक में स्थित है। शीतोष्ण वन जो है यह पूर्वी और पश्चिम हिमालय और नीलगिरी में स्थित है। और कच्छ यानी कि मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल और तराई में। तो इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। और इस तरह से ये ऑप्शन सी में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो इसका क्रम अगर सजाएंगे तो क्रम के अनुसार तांबा मिलता है खेतरी में, सोना है कोलार में, लोहा कुद्रेमुख और कोयला झरिया में। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए
खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। तो खो खड्ड जो बने हुए हैं चंबल घाटी में, तो यह अवनालिका अपरदन के कारण बने हुए हैं। आंसर हो जाएगा डी, अवनालिका अपरदन के कारण। आगे है भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति जो है दक्षिण पश्चिम पवन की वजह से होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर लहासा बसा है, और लहासा है तिब्बत में स्थित है और 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद थिम्पू आ जाता है, फिर काठमांडू इत्यादि ये सब आ जाते हैं। तो इस तरह से सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर लहासा बसा हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को सामुद्रिक सीमा तथा तटीय जल के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 40वां संविधान संशोधन। 40वां संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को जोड़ा गया था, जिसने संसद को सामुद्रिक सीमा और तटीय जल के संबंध में अधिकार दिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की अगर बात करें तो यह 4थी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। 73वें संशोधन में सम्मिलित है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत 73वें संशोधन से में संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी। ठीक है, आगे चलेंगे। का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति कह रहा है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। सही है, द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है और उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, यह भी सही है। और अगला, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह भी सही है। अर्थात चारों सही हैं, तो आंसर इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी, अर्थात डी। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है निम्न राष्ट्रों से। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा। कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय। तो उस समय नरसिम्हा राव जो थे प्रधानमंत्री थे। आंसर हो जाएगा सी, पीवी नरसिम्हा राव। और यह उस समय पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जिन्होंने इस तरह की नीति की घोषणा की थी, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। आगे है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। 300 पान में पंचायतें, तो यह भाग 9 में इस तरह की घोषणा की गई है। इसका अनुच्छेद है 243, अनुच्छेद नंबर 243 और 243 से लेकर के 243 अणाव तक है। ठीक है, तो इसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत अर्थात बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है। तो बुनियादी ढांचे का जो प्रतिपादन है यह किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन के अधिकार को स्वीकार किया गया। ठीक है, संसद का यह अधिकार सुनिश्चित किया गया कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, इसी में संविधान के आधारभूत ढांचे का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के बुनियादी या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है
संसद के अधिकारियों में शामिल हैं, संसद के अधिकारियों में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से व्यक्ति? तो संसद के अधिकारियों में लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल है, उपाध्यक्ष भी, लोकसभा के महासचिव भी और राज्यसभा के चेयरमैन भी। तो इस तरह से सभी चारों शामिल हैं। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी। ठीक है, आगे है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने समय के लिए? तो आंसर हो जाएगा बी, 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के द्वारा अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आगे है लोकसभा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं, सही है। जिला परिषद की इकाई को पंचायत कहते हैं, यह भी सही है। ग्राम सभा की इकाई को पंचायत कहते हैं, यह भी सही है। और पंचायतों के चुनाव का निर्माण चुनाव आयोग लेता है, नहीं यह गलत है। पंचायतों के चुनाव का जो निर्णय है वह राज्य सरकार लेती है। तो इस तरह से 1, 2, 3 सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1, 2 और 3। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत और राष्ट्रकूट वंश के जो स्थापक थे, संस्थापक, ये दंतीदुर्ग थे। ठीक है, और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। अब भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चंस हैं। मौर्य काल में राज्य व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। राज्य व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष मौर्य काल में पन्याध्यक्ष कहलाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा चन्हूदरो तो है, कोटदीजी भी है, देसलपुर। तो सोहगौड़ा जो है यह नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, सोहगौड़ा हड़प्पा स्थल नहीं है। सत्यमेव जयते लिए गए हैं। सत्यमेव जयते शब्द जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये उपनिषद है मुंडकोपनिषद, यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है यह तारकनाथ दास ने शुरू किया था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति शुरू होने का अर्थात छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। आगे है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग जो है यह रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक जो है यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और ये देवराय द्वितीय जो है विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के शासक थे। और ये अब्दुल रज्जाक जो है फारसी शासक था, ईरानी राजदूत था जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। आगे है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने किस मुगल सम्राट के ये राज दरबारी थे? तो दसवंत और बसावन जो थे ये अकबर के राज दरबारी थे। नेक्स्ट है, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, यह किस शहर में हुई थी? तो यह इलाहाबाद में हुई थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुई थी। आगे है, सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो सन 1917-18 में जो कि अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लेने वाले लोग थे मजदूर, जो कि अहमदाबाद के ही मिल मजदूर थे। और इन्हीं की समस्याओं को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्लेग बोनस को लेकर के आंदोलन हुआ था।
आगे है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल था। नेक्स्ट है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। आईएनए कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और सबसे पहले यह विचार कैप्टन मोहन सिंह के ही मन में आया था और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से, ठीक है, और चेदी वंश के ही ये एक महान शासक थे और चेदी वंश के जो संस्थापक थे वह महामेघवाहन था और इसका सबसे महान शासक खारवेल हुआ। हालांकि अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था और वहीं उसी के बाद से फिर चेदी वंश की सत्ता यहाँ पर कायम हुई थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी। यह बौद्ध धर्म के पुस्तकों का संग्रह करने के लिए भारत आया था। सुंगयुन किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। तो अपरहत भूमि बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। आगे है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित था और बिहार राज्य के बिहार शरीफ में यह स्थित था और पाल वंश के शासक गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी इनका समय था शासनकाल। तो इसी बीच बिहार शरीफ में ही इन्होंने बौद्ध विहार का अर्थात ओदंतपुरी का स्थापना करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 में है कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे। तो आंसर हो जाएगा कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर जो थे यह रामानंद के शिष्य थे। आगे है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह के द्वारा निर्मित किया गया इमारत का नाम था किलाए कोहना जो कि दिल्ली में स्थित है, किलाए कोहना। नेक्स्ट है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था अकबर के काल में और यह फैजी के निर्देशन में हुआ था। अबुल फजल और फैजी दो भाई थे जिसमें से फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है 1919 में खिलाफत कमेटी के संस्थापक थे। 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई थी जिसके संस्थापक थे मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली और इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में, ठीक है, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, और कैनिंग का जो कार्यकाल था वह 1856 से लेकर के 62 तक का इसका समय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है। महात्मा गांधी का जीवनी लिखा हुआ है लुई फिशर ने। लुई फिशर, ठीक है, ये महात्मा गांधी के साथ साथ रहा करते थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी साथ में थे और ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी की जीवनी लिखी है। आगे क्वेश्चन गणित से है। संख्याओं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। तो इसका औसत जो है यह 8 हो जाएगा, आंसर ए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक गृहिणी चीनी पर व्यय को यथावत रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर बी है 16.2/3%। आगे है एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये में खरीदे। इनमें से उसने 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन खरीदे तथा शेष केलों पर 4 रुपये प्रति दर्जन कम करके बेच दिए तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई देख लेते हैं। उसे हानि हुई 37.5% की, ठीक है, 37.5%। नेक्स्ट है विष्णु की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष पूर्व विष्णु के पिता की आयु
विष्णु की आयु की 3 गुनी थी, तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो विष्णु की वर्तमान आयु जो है वह 30 वर्ष है। आगे है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है? तो वह धनराशि हो जाएगी 165 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 12.1/3 जोड़ 10.5/6 माइनस 7.2/3 माइनस 1.4/7 बराबर क्या? तो इसका आंसर है 64 का डी, 13.13/14। इसको सॉल्व कीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि इसका आंसर सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे है, यदि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 3 हो तो गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल 154 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 66। एक गैर वर्ग समचतुर्भुज एबीसीडी के कोण ए तथा कोण बी का अनुपात 4:5 है, तो कोण सी की माप है, कोण सी की माप है सी 80 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि √841 बराबर 29 तो √0.00000 यानी कि 5 टाइम्स 0 और 841 इन सब का वर्गमूल कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0029। ठीक है। आगे है, 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर। 50 मीटर। आगे है क्वेश्चन नंबर 69। यह बिहार स्पेशल से है। बिहार में नए नियम के अनुसार कितने वर्ष से कम सजा वाले मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी? तो सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी या 7 वर्ष से कम सजा वाले मामले में नहीं होगी। आगे है, बिहार के कितने शहर को सितंबर 2021 तक गंगा उद्वह योजना के अंतर्गत गंगा जल शुद्ध कर पीने का पानी के रूप में मिल सकेगा? तो इस समय बिहार के 3 ऐसे शहर हैं जो कि इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें गंगा जल को शुद्ध करके यहाँ पर पीने के पानी के रूप में सप्लाई किया जाएगा। और ये 3 जो जिले हैं वे जिले हैं राजगीर, बोधगया और नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जलवायु मेधता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लिखित मेधता अर्थात वल्नरेबिलिटी सूचकांक में बिहार का स्थान है। इसमें बिहार का स्कोर है स्थान अर्थात इसमें है 6। ठीक है, 6 स्थान है अर्थात 0.614 इसमें स्कोर है बिहार का नेशनल जलवायु मेधता आकलन रिपोर्ट 2021 में। आगे है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 बिहार में किसे प्रदान किया गया? तो यह बिहार में रंजू कुमारी को प्रदान किया गया है। रंजू कुमारी जो है सिवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ANM है। रंजू कुमारी ANM है, कहाँ की? सिवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ANM है। आगे है, बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे? सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर किया जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? तो वर्तमान मूल्य पर 15.4% थी। ठीक है, 15.4%। वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला था। तो सबसे कम जो इसका सकल जिला घरेलू उत्पाद था वह था शिवहर का। ठीक है, शिवहर का सबसे नीचे का स्थान है अर्थात 38वां स्थान है इसका। ठीक है, 38 जिलों में सबसे लास्ट। सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की कुल लंबाई है, तो कुल लंबाई है 3700
3713 किलोमीटर, 3713 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था, तो सबसे आगे इसमें चौकीदारी नहीं चुकाने वाले आंदोलन में चंपारण था। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी दी गई? तो हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड जो कि 1931 में हुआ था, यह हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में हुआ था और इसमें रामधेनी सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। आगे है, क्रांतिकारी पुस्तक द शेर कथा के लेखक थे। द शेर कथा के लेखक थे सखा गणेश देवस्कर। सखा गणेश देवस्कर। इस द शेर कथा पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। आगे है, निम्न में से किस तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? किस पर? तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था श्री योगेंद्र शुक्ल पर। इन्हें 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी और इन पर मौलानिया कांड जो कि चंपारण 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था, इसके संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। तो योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी तिरहुत षड्यंत्र केस में। आगे है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय जो है यह पटना में भी रहा है, मुजफ्फरपुर में भी रहा है और मधुबनी में भी रहा है। भागलपुर में नहीं रहा है, तो जहाँ नहीं रहा है वही पूछ रहा है, तो डी भागलपुर। नेक्स्ट है, मुक्ति के संपादक थे निवारण चंद्र दास गुप्ता मुक्ति के संपादक थे। आगे है, किसान समाचार के संपादक थे। किसान समाचार के संपादक स्वामी विद्यानंद और यह किसान समाचार पत्र जो है यह बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। आगे है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थी सरस्वती देवी। इन्हें विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था और ये विद्यार्थी जो है बिहपुर से माया देवी को भी छुड़ाना चाहते थे, लेकिन गोली चलने से कई लोग मारे गए तो यह प्रयास सफल नहीं हो सका। लेकिन सरस्वती देवी को भागलपुर जेल ले जाते समय छुड़ा लिया गया था। आगे है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? धीमन और विट्ठपाल जो कि पाल मूर्ति कलाकार थे और ये निवासी थे नालंदा के। ठीक है, ये धीमन का पुत्र ही विट्ठपाल था, अर्थात धीमन और विट्ठपाल बाप बेटे थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली, तो वासुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। अथर्ववेद में व्रत शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध के लोगों के लिए व्रत शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 है, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? पटना की विजय में अकबर ने भाग लिया था। मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? बाबर ने महमूद लोदी को पराजित करके बिहार पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। और इसके अलावा अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त समय होते समय सूर्य के लाल दिखने का कारण है प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन के कारण ही सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे है, किसने लेसर किरण का आविष्कार किया? लेसर का आविष्कार किया था थियोडर मैमन ने। ठीक है, थियोडर मैमन ने, यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे थियोडर मैमन। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है।
आगे चलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है पेप्सिन। वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। और कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप कमरे को अंततः थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। अर्थात फ्रिज का दरवाजा खोल देने से कमरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिज में क्लोरोफ्लोरो गैसें, कार्बन गैसें निकलती हैं जो कि कमरे के तापमान को थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम प्राप्त किया गया था पिच ब्लेड से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत? तो यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयनित विकिरण, जो कि कर्क रोग अर्थात कैंसर को उत्पन्न भी करता है और उसका इलाज भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। रक्त कुल मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की 5 से 6 लीटर होती है। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो टाइफाइड और कॉलेरा जो है यह जलजन्य रोग हैं, अर्थात दूषित पानी या फिर संक्रमित जल के सेवन से टाइफाइड अथवा कॉलेरा नामक बीमारी होती है, टाइफाइड और हैजा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज एंटनी लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1976 में की थी। ठीक है, आगे है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला क्यों लगता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। और प्रकीर्णन किसके कारण? तो लघु तरंगों की अधिक मात्रा में प्रकीर्णन के कारण। और लघु तरंगों की दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। और चूंकि नीला रंग जो है यह क्या है? अल्प तरंग दैर्घ्य है इसका, और इसी कारण यह आकाश में अधिक मात्रा में बिखर जाता है अथवा प्रकीर्णित हो जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे है। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के। अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता है अतिचालक का लक्षण। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उसमें प्रयुक्त किया गया था विस्फोटक प्लूटोनियम का। ठीक है, प्लूटोनियम। आगे है। प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह वैज्ञानिक कौन से थे? तो वह वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस। कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण है, आवेशित कण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सभी तरह के कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अवश्य ही विद्यमान होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 कार्बन। पादपकली है। पादपकली एक भ्रूणीय टहनी है। निम्नलिखित में से जल से हल्का क्या होता है? तो जल से हल्का सोडियम होता है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। जर्मनी का राष्ट्रीय, अब ये मिसलेनियस से क्वेश्चन है, तो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है ईगल। लेंजर ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, लेंजर ऑफ ऑनर। और ऑर्डर ऑफ क्रिसांथेमस भी फ्रांस का ही सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है। सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? सिन्हुआ जो है न्यू चाइना एजेंसी यानी कि चीन का ही समाचार एजेंसी है। ड्यूस किस व्यक्ति को कहा जाता था? ड्यूस कहा जाता था मुसोलिनी को। ड्यूस मुसोलिनी को, हिटलर को फ्यूरर कहा जाता था, मुसोलिनी को ड्यूस कहा जाता था। आगे है। मारो फिरंगी को
का नारा दिया था? मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? यह 27 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो आंसर नहीं है, ऑप्शन में ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है क्राइम एवं पनिशमेंट पुस्तक के लेखक हैं। क्राइम एवं पनिशमेंट पुस्तक थियोडोर दोस्तोयेवस्की है। थियोडोर दोस्तोयेवस्की। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। और रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। हरगोविंद खुराना को नोबेल का पुरस्कार कब मिला था? हरगोविंद खुराना को नोबेल का पुरस्कार 1968 में मिला था। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ? भारत में हैदराबाद रियासत का विलय 17 सितंबर 1948 को हुआ था। 17 सितंबर 1948। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रग्बी विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? रग्बी विश्व कप जो है यह 2023 में फ्रांस में होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ 24 अप्रैल 2021 को किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और यह किया गया स्वामित्व योजना के अंतर्गत। हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया है? व्हाइट फ्लैग कैंपेन जो है यह मलेशिया में शुरू किया गया है। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने कौन से नए मंत्रालय बनाने की घोषणा की? तो नया मंत्रालय जो कि जुलाई 2021 में बनाए जाने की घोषणा की गई थी, यह था सहकारी मंत्रालय। जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सहकारी मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। आगे है जून 2021 में भारत की प्रमुख बिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जेकेएसपीडीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रेलवे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। ठीक है। और इस संयुक्त उद्यम कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की कितनी हिस्सेदारी है? तो इसमें एनएचपीसी लिमिटेड की 51% की हिस्सेदारी है और जेकेएसपीडीसी की 49% की। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। 31 मई 2021 को प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह शुरुआत की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। मई 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा एमोला एक्विजिशन कॉरपोरेशन को इनग्राम माइक्रो इंक की कितनी हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा 100% अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की गई है। मई 2021 में गोवा सरकार ने गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन नीति आयोग की तर्ज पर किया है। इस निकाय का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस निकाय का अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं होंगे। जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इफ्सका को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति की अध्यक्षता यह समिति किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? तो यह समिति जो है यह गठित हुई थी डॉक्टर केपी कृष्णन के नेतृत्व में। आगे है मई 2021 में आईएफएससीए द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन नीलेश शाह की अध्यक्षता में किया गया।
मई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर आईपीसी में एक अलग सेक्शन धारा प्रस्तावित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो आंसर होगा कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। आंसर हो जाएगा कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट है बिहार की मूल निवासी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य निम्नलिखित में से किस हिंदी महिला कवित्री को प्रकाशित पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा 12 मार्च 2021 को की गई? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, तो इसके राइटर हैं अनामिका। ये हिंदी महिला कवित्री हैं और ये बिहार की ही हैं और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की वर्तमान में आचार्य हैं। तो इन्हीं को साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा 12 मार्च 2021 को की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 137। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा मार्स रोवर मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतर गया तथा वहां से लगातार चित्र प्रेषित कर रहा है? तो यह आंसर हो जाएगा परसिविरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो यूनेस्को हर साल विश्व पुस्तक राजधानी घोषित करती है। 23 अप्रैल से 1 वर्ष की अवधि तक के लिए लगातार यह विश्व पुस्तक के जो फंक्शंस हैं ये चलते रहते हैं। तो इस वर्ष जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, तिबिलिसी। नेक्स्ट है 26 जून 2021 को कौन सा भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया है? तो आंसर हो जाएगा साजन प्रकाश। 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा पदक जीता और इसी के साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई? आंसर है दीपिका कुमारी तीरंदाजी की एक्सपर्ट हैं। 24 जून 2021 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2021 अर्थात PSL 2021 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था सोहेल मकसूद। आगे है क्वेश्चन नंबर 142 में है अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मिसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया? मिसेज वर्ल्ड 2021 केट स्नाइडर को घोषित किया गया जो कि आइसलैंड की रहने वाली हैं। ठीक है, आगे है प्रसिद्ध कव्वाल फरीद साबरी जिनका 21 अप्रैल 2021 के निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस शहर के थे? तो फरीद साबरी जो थे यह जयपुर के रहने वाले थे। आंसर हो जाएगा डी, जयपुर। प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 21 अप्रैल 2021 को किस स्थान को हनुमान जी का जन्मस्थली घोषित किया? तो यह था अंजनाद्री को इन्होंने, साउथ में स्थित है यह अंजनाद्री, इसी स्थान को भगवान हनुमान की जन्मस्थली घोषित कर दिया गया है। अप्रैल 2021 में वितरित 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अर्थात बाफ्टा पुरस्कारों के तहत फिल्म माँ रैनीज ब्लैक बॉटम ने तकनीकी श्रेणी के कुल कितने पुरस्कार जीते? तो इसने 2 पुरस्कार जीते तकनीकी श्रेणी के। नेक्स्ट है देश के किस राज्य में 26 जुलाई 2021 को बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला असम में रखी गई है। यह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रखी है और यह स्थित है डिमाहा साओ के मंदेरिया गांव में। ठीक है, एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जून 2021 में अनाथों को आर्थिक सहायता
प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? अनाथ जो कि अपने माता पिता को खो चुके हैं, उनके लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने, जो कि कोविड-19 में अनाथ हो चुके हैं। उन बच्चों के लिए 18 से 19 जून 2021 को भारत यूरोपीय संघ नौसैनिक युद्धाभ्यास 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ था अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी में। नेक्स्ट है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो 2 मई 2021 को संपन्न हुआ का खिताब जीता। इसका खिताब किसने जीता था? तो आंसर है इसका मार्क सेल्वी ने जीता था। मार्क सेल्वी जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, मार्क सेल्वी, इन्होंने ही विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को, जो कि 2 मई 2021 को संपन्न हुआ था, इसका खिताब जीत लिया है। तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएससी और हम, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।